Assalamu alaikum, dear guys. Today is our topic about Minto Morley reform. It is very important in perspective of Pakistan. क्यों इम्पोर्टेंट है? इसकी सबसे बड़ी बड़ी वजह तो यही है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म में मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। इस वजह से हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में जो है क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पीसीएस के हवाले से भी ये इम्पोर्टेंट है और जनरली बाकी एग्जाम्स के हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें मिंटो मॉर्ले जो रिफॉर्म था ये 1909 को आया था। आई थिंक जुलाई 1909 को ये रिफॉर्म्स आए थे इंडिया में। तो इसमें दो बड़े लोगों की पार्टिसिपेशन है, मॉर्ले और मिंटो की। मॉर्ले उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इंडिया का। ही वाज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सिंपल SOS, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया। सो they both contributed इन द रिफॉर्म्स ऑफ 1909। ठीक है, 1909 के रिफॉर्म्स में इन दोनों ने किरदार अदा किया और इन्हीं दोनों की पार्टिसिपेशन से ये रिफॉर्म्स आया था। ये जो मिंटो है वाइसराय, ये सपोर्टर था रिफॉर्म्स का खुद ही। he also wanted reforms for Indians because a lot of time has been passed that there was no reform uh, was given to Indians, like in 1892। 1892 के बाद अभी तक रिफॉर्म्स नहीं आए थे। तो 1892 के बाद 1909 में अभी रिफॉर्म्स आए। लगभग 20 साल हो चुके थे और कोई रिफॉर्म्स नहीं आए थे। अभी 1909 में रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी था। इंडियंस की तरफ से बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी इस हवाले से। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ डिमांडेड फॉर रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो कांग्रेस की तरफ से आया था डिमांड, मुस्लिम लीग की तरफ से आया था। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों की तरफ से डिमांड था कि भाई कुछ नए रिफॉर्म्स लाए जाए। और 1892 का जो एक्ट था उससे इंडियंस मोस्टली खुश नहीं थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी खामियां थी। एक तो वायसराय के पास बहुत ज्यादा पावर्स थे, अनलिमिटेड पावर वायसराय गोट थ्रू 1892 एक्ट ऑफ इंडिया। सही है, कौंसल एक्ट आया था। वायसराय के पास बहुत ज्यादा पावर्स थे। इसके अलावा इलेक्शन इसमें था इनडायरेक्ट, while Congress demanded election to be direct election in India, बिकॉज डायरेक्ट इलेक्शन हर जगह हो रही थी पूरी दुनिया में। जो आजाद मुल्क थे वहां पर डायरेक्ट इलेक्शन होती है। डायरेक्ट इलेक्शन मींस यही है कि जिसमें आवाम डायरेक्ट अपने एमपीएस एमएनएस को इलेक्ट करते हैं और वही जो मिनिस्टर जाते हैं, जो वजीर जाते हैं, वही वजीर आवाम को जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऐसे गवर्नमेंट को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी जहाँ होती है और जहाँ पर वजीर आवाम को जवाबदेह होते हो, वही इनडायरेक्ट इलेक्शन में नहीं होते बल्कि डायरेक्ट इलेक्शन में आवाम अपने वजीर को चुनते हैं। थर्ड, इसमें ये खामी थी कि इसमें जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों की डिमांड थी, तो 1892 में सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 से पहले कहीं नहीं दी गई थी हिंदुस्तान में, और 1892 में तो था ही नहीं। तो मुस्लिम लीग की तरफ से ये भी डिमांड रहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, 1/3 सीट हमें दिया जाए। जैसे हमने शिमला डेलीगेशन में आपने कहा था, तो उसमें जितने भी डिमांड्स थे उसमें से कई डिमांड्स 1909 के जो रिफॉर्म्स था उसी में पूरा किया गया। अच्छा, इसी मिंटो मार्ले रिफॉर्म को हम लोग इंडियन कौंसल एक्ट ऑफ 1909, इसको यही भी हम कहते हैं, इंडियन कौंसल एक्ट। अगर किधर इंडियन कौंसल एक्ट के बारे में पूछा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज है। इंडियन कौंसल एक्ट सेम चीज है। या मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये वाइसराय से ऊपर है ओहदे में। तो जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ना यूके में, प्राइम मिनिस्टर यूके में समझो ये वजीर आजम उनका बनता है। उनके पास काफी वजीर होते हैं, समझो रेलवे के वजीर है, फॉरेन मिनिस्टर है उनके पास, होम मिनिस्टर है, कई वजीर है। इस तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी एक वजीर ही हुआ करता था। जो इसकी अपनी एक पार्टी होती थी, जो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी होती थी वो यूजुअली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ही पार्टी होती थी। तो ये सियासतदान होता था, जैसे वजीर रेलवे वगैरह, इसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। जबकि इसके नीचे आ जाता था वायसराय। वायसराय ऑफिशियल बंदा होता था, वो कोई इलेक्टेड बंदा नहीं होता था। जबकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
वो आवाम उसको चुनता था, जबकि वायसराय उन्होंने सर्व किया होता था, या जज रहा होता था, या आर्मी चीफ वगैरह इसी तरीके से कुछ सर्विसेज उन्होंने दिया होता, तो उसको वायसराय बना दिया जाता था प्राइम मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वगैरह के थ्रू। और वायसराय जो था, ही वाज एजेंट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वट एवर पॉलिसी द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैव टू मेट, दे वर टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द वायसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो जितनी भी पॉलिसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो इकदाम लेते, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वायसराय था। अब वायसराय भी खुद इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। अंडर वायसराय देयर वर डिफरेंट गवर्नर्स फॉर डिफरेंट प्रोविंसेस, तो हर प्रोविंस के लिए अपने गवर्नर था। वही गवर्नर के नीचे आईजी वगैरह, लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो उसी का हेड था। तो इस तरीके से हिरार्कियल स्ट्रक्चर के तरीके से पूरे इंडिया में जो है वो कंट्रोल, हिरार्की एक मौजूद थी उसमें। प्राइम मिनिस्टर द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पर्सन, फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देन वाइसराय, देन गवर्नर, देन पुलिस ऑफिसर्स वगैरह, इस तरीके से पूरे इंडिया को कंट्रोल किया जाता था। सो ये दोनों बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे अपने टाइम में, और इन्हीं दोनों की मर्जी से यही रिफॉर्म्स आए थे, जिसमें मुसलमानों के लिए काफी चीजें दी गई। और ओवरऑल 1892 के एक्ट से ये मुख्तलिफ था। इसमें इंडियंस वजीर भी पहली दफा आ गए, सीटें भी इंक्रीज की गई। तो 1892 एक्ट के बाद ये थोड़ा बेहतरी की तरफ इंडिया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल इसी रिफॉर्म से भी इंडिया के लोग खुश नहीं थे। 1892 नौ के 1909 के रिफॉर्म से भी खुश नहीं थे। फिर आगे आ जाता है 1919 के रिफॉर्म्स, उसी से भी खुश नहीं थे। फिर 1935 के रिफॉर्म्स, उसी से भी खुश नहीं थे। अतः आजादी फिर मिल जाती है। ठीक है, फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपने अपने लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। लेकिन जितने भी रिफॉर्म्स आए उसमें थोड़ी रिलैक्स हो गई इंडियन गवर्नमेंट। तो ये मतलब इससे पहले ज्यादा मुश्किल थी। 1861 का एक्ट आता है, फिर 1861 से पहले 1858, ये ब्रिटिश इंडिया जब आई, उनकी डायरेक्ट गवर्नमेंट आई, तभी ये एक्ट्स आए थे। जबकि इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का टाइम था, उसमें भी बहुत सारे एक्ट्स आए थे, पिट एक्ट वगैरह बहुत सारे एक्ट्स आए थे, चार्टर एक्ट। तो 98, 58, 61, 92, 9, 1919 और 1935, इसी तरीके से ये सिलसिला था, ये एक्ट सारे आए थे। मैंने 1892 इसलिए नहीं पढ़ा है डिटेल में, क्योंकि वो नहीं आते हुए, खासतौर पर क्वेश्चन में आते हैं यही 1909 के रिफॉर्म, ड्यू टू सेपरेट इलेक्टोरेट। इसलिए पाकिस्तान में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आगे जाते हैं, मजीद बात करते हैं इस हवाले से कि आगे क्या हुआ। तो आगे इसी के हम डिटेल में बात करते हैं, इसी हवाले से कि बैकग्राउंड में क्या था। इसके बैकग्राउंड में यही था कि मुस्लिम लीग के जो नुमाइंदे थे वो मिले थे वायसराय के साथ, और उन्होंने यही डिमांड किया था कि हमें जो है कुछ रिफॉर्म्स दिए जाए। रिफॉर्म्स फॉर एग्जाम्पल सेपरेट इलेक्टोरेट की बात वो कर रहे थे। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहे थे वो लोग। शिमला डेलीगेशन, इसके बैकग्राउंड में आप लिख सकते हो कि शिमला डेलीगेशन। अब शिमला डेलीगेशन में थोड़ा डिटेल में आप बात करोगे कि शिमला डेलीगेशन क्या हुआ, कि शिमला इंडिया में है, हिमाचल प्रदेश में। इन हिमाचल प्रदेश, ये कश्मीर, कश्मीर के नीचे आ जाता है इंडिया में हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में उसका कैपिटल है शिमला। ये था हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का दौर था, तो उस दौरान ये समर कैपिटल हुआ करता था। क्योंकि दिल्ली में ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसलिए अंग्रेज सरकारों ने इसको समर कैपिटल बनाया था। यहाँ ठंड भी होती है, बर्फबारी भी होती है, नेचुरल सिनारियो भी बहुत खूबसूरत है। तो शिमला में इस दौरान वायसराय अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए वहां गया था शिमला में। तो 35 मुस्लिम लीडर हेडेड बाय सर आगा खान स्वयं, सर आगा खान ने इन 35 लोगों को हेड किया था। और ये लोग मिले थे शिमला में वायसराय के साथ, और उन्होंने वहां पर कुछ डिमांड की वायसराय से। वायसराय कौन था? मिंटो था। मिंटो, जिन्होंने यही एक्ट 1900
9 लाया था, उसी में उसकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन था। वायसराय मिंटो, दे मेट वायसराय मिंटो एंड दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फ्रॉम वायसराय। क्या आगे हमने सुना है कि कुछ रिफॉर्म्स आने वाले, तो हमें उसमें आप सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों को दीजिएगा, क्योंकि मुसलमानों की बहुत कुर्बानियां हैं वगैरह। द मुस्लिम आर loyal to the British Empire, and Muslim had passed in India and they had Mughal Empire. So you have snatched the Indian leadership from the Muslims. So that's why you have to give some reforms, yeah, special reforms to Muslims. Okay. अच्छा, सेपरेट इलेक्टोरेट, यूनिवर्सिटी की उन्होंने बात की थी, उन्होंने 1/3 सीट की बात की। यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिमांड हो गए, इसमें 1/3 सीट भी उन्होंने डिमांड की कि इतनी ही सीटें मुसलमानों को दिए जाए। हालांकि मुसलमानों की आबादी 25% था, लेकिन 1/3 मीन्स 33% उन्होंने डिमांड किया। वही कि आप, हम लोग यहाँ पर मुगल हुक्मरान जो थे मुसलमान थे, आप लोगों ने हमसे हुकूमत छीन ली, तो इसके बदले में हमें थोड़े प्रायोरिटी के साथ हमें कुछ ज्यादा चीजें दिए जाए हिंदू की नस्बत। ठीक है। और फिर ये बात थी कि एक तो ये शिमला था जहां पर उन्होंने डिमांड किया, तो यही भी बैकग्राउंड में आता है। फिर क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, वही 1858 के एक्ट को यही भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। मैंने जो अभी आपको थोड़ी देर पहले फरमाया कि 1858 का एक्ट आया, उसी एक्ट को क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन भी कहा जाता है। अब क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन में यह हुआ कि उन्होंने वादा किया कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ कि हिंदुस्तान और अंग्रेज ये बराबर रहेंगे, जिस बंदे में काबिलियत होगा उसको जॉब मिलेगा, मेरिट के ऊपर जॉब होगा। इंडिया के लोगों की हम इज्जत करेंगे, इंडिया के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उनको एजुकेशन हम देंगे। तो बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे, लेकिन वक्त के साथ ये महसूस हुआ कि वो सिर्फ वादे थे, प्रैक्टिकली तौर पर इतना काम नहीं हुआ जितना इसी प्रोक्लेमेशन या इसी ऐलान में, विक्टोरिया के जो ऐलान था इसी में की गई। तो इसलिए इंडिया की तरफ से हमेशा यही परेशानी थी कि इंडियंस जो थे वो खुश नहीं थे हिंदुस्तान अंग्रेजों से। और जब इतनी मेजोरिटी लोग खुश ना हो, तो यकीनन यही होता है कि इनकलाब के लिए रास्ता बनता है। जब लोग तंग हो जाते हैं तो तंग होने के बाद इनकलाब उनके लिए एक रास्ता बनता है। 1857 की जंग आजादी भी इसीलिए हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिसी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो उनके इकदाम थे, उनकी वजह से यहाँ के लोगों ने जंग लड़ी अंग्रेजों के साथ। वजह यही थी। अब फिर वक्त गुजर गया, इंडियंस के लिए वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जितना उन्होंने वादा किया। तो इसलिए अंग्रेज भी वक्त के साथ साथ वो समझ रहे थे कि हमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स इंडियंस को देने चाहिए थे, बट वो इसी के फेवर में नहीं थे कि एक ही वक्त में हम तमाम रिफॉर्म्स इंडिया को दे, उनको आजादी दे, उनके अपने मुल्क में इख्तियार हो, उनके अपनी मर्जी के मुताबिक क्लॉज बने। ये अंग्रेज नहीं चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि हम आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है रिफॉर्म्स देते रहेंगे, और हमारी भी रूल यहाँ होती रहेगी, और साथ जो है कुछ रिफॉर्म्स देकर ये वक्ती तौर पर ठंडे पड़ेंगे ये इंडियंस। तो इसलिए तो ये भी इनकी वो कोशिश थी कि कुछ रिफॉर्म्स दिए जाए, क्योंकि अब यहाँ के लोग जो थे उनमें जो है वो इनकलाब की तरफ बढ़ने वाले थे। फिर बंगाल की पार्टीशन हुआ 1905 में, ये लॉर्ड कर्जन ने किया। अब इसके बदले में क्या हुआ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि मुसलमानों के फेवर में था, मुसलमान इससे खुश थे, उनको अलग सूबा मिल गया, ये डिटेल में मैंने बात कही। लेकिन हिंदू जो थे वो खुश नहीं थे। हिंदू हैड दे हैव टू स्टार्ट प्रोटेस्ट। उन्होंने प्रोटेस्ट किया पूरे इंडिया में, बाइकआउट किया ब्रिटिश गुड्स के। तो ओवरऑल हिंदू थे तो ज्यादा आबादी में, तो समझो 70% लगभग हिंदूज थे, मुस्लिम 25% थे, बाकी दीगर लोग थे, सिख वगैरह। तो अब 70% आबादी वो नाखुश है, वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ है, वो वायलेंट हो रहे हैं। उन्होंने बाइकआउट कर लिया, फिर वक्त के साथ इसी मिंटो के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया था, लेकिन मिंटो बाल बाल बच गया था। एक एक्सप्लोसिव मटेरियल के साथ उस पर अटैक हुआ था, लेकिन उसकी लक ज्यादा थी कि वो लकी था, इस वजह से बच गया। ठीक है। तो इतनी ज्यादा आबादी को नाखुश ज्यादा टाइम तक अंग्रेज रख नहीं सकते, तो इसलिए
जब इतनी आबादी नाखुश रहेगी, वही इनकलाब, आजादी की बात, अंग्रेजों को निकालो, अंग्रेजों के साथ नफरत, तो उस रिएक्शन में क्या होगा कि अंग्रेज सरकार के लिए अपना सरकार चलाना भी मुश्किल होगा, मेजोरिटी को नाखुश रखकर। तो इसलिए रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि बंगाल की पार्टीशन के बाद यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी लोग जो थे वो नाखुश थे अंग्रेज से, उनके अंदर गुस्सा था अंग्रेज के खिलाफ। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑलरेडी मैंने कुछ बातें इसमें कही, तो उन्होंने भी वही स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने चलाई पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। और देवर द कांग्रेसी लीडर वर लीडिंग Hindu community against the partition of Bengal, and they tried to pressurize the British Empire in order to cancel the partition of Bengal, which was not in favor of the Hindu community. Okay, तो वो क्या कर रहे थे, एजिटेट कर रहे थे। एजिटेट मींस ज्यादा गुस्से के साथ प्रोटेस्ट करना, एजिटेशन करना, यही सेम चीज है। वायलेंट प्रोटेस्ट करना, टायर जलाना, एजिटेशन करना। तो इसलिए ये जरूरत थी कि भाई अंग्रेज कुछ रिफॉर्म लाए। द कांग्रेस लीडर्स वर मॉडरेट। कब? शुरू में जब कांग्रेस बनी तो बहुत मॉडरेट लीडर्स थे अंग्रेज के साथ, मतलब थ्रू पीसफुल मींस वो चाह रहे थे कि अंग्रेज के साथ हमारी इश्यूज हल हो। लेकिन पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद फिर वक्त के साथ थोड़े एक्सट्रीमिस्ट लीडर भी कांग्रेस में आ गए। वो चाह रहे थे कि अंग्रेज को निकाल दो, मतलब वायलेंट तरीके से बंदूक उठा दो, अंग्रेज यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वी आर slave to the British Empire, we do not want the British Empire here to serve, to rule India। सही है, they have no right to rule us। तो उन्होंने बहुत एग्रेशन दिखाई, जैसे मैंने कहा मिंटो के ऊपर उन्होंने अटैक कर लिया, पुलिस स्टेशन जले, बहुत ज्यादा वायलेंट, हालात बहुत खराब थे। तो इसलिए रिफॉर्म्स देना जरूरी था। गोपाल कृष्णा गोखले, ये भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट था इस दौरान, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। वो इंग्लैंड में मॉर्ले के साथ भी मिले। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर वो बर्तानिया में रहते थे, बाकी गवर्नर्स और वाइसरॉय वो यहाँ इंडिया में रहते थे, और उन्हीं बंगले इंग्लैंड की पॉलिसी वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते थे। तो वो मॉर्ले के साथ भी मिले और उनको कहा कि भाई रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसी बात पे जोर दिया कि इंडियंस नीड रिफॉर्म्स, अदरवाइज द सिचुएशन विल बी आउट ऑफ द कंट्रोल। सही है, कंट्रोल के बाहर होगा, फिर ये होगा कि ना हालात हमारे हाथ में रहेंगे ना आपके हाथ में रहेंगे, लोग बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो इसलिए कुछ रिफॉर्म्स आप हमें दे। शिमला डेलीगेशन, ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया कि मुसलमानों ने भी यही कहा कि हमें रिफॉर्म्स दिया जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है। फिर दूसरी बात यह कि 1905 में जो इलेक्शन हुआ था बर्तानिया में लेबर गवर्नमेंट आई थी, लेबर गवर्नमेंट। और लेबर गवर्नमेंट हमेशा इसी फेवर में है कि वो हमेशा यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रिफॉर्म्स हो, कुछ चेंज हो। लेबर पर गवर्नमेंट जो था वो खुद भी प्रो रिफॉर्म पार्टी थी, तो कुछ रिफॉर्म्स आए जाए। उन्होंने इलेक्शन में वादा किया था कि जैसे ही हम लोग इलेक्शन जीतेंगे तो हम इंडियन के ऊपर फेवर करेंगे, हम उनको मजीद रिफॉर्म्स देंगे। तो ये भी एक काज है। फिर जॉन मॉर्ले, वही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वॉज अ मेंबर ऑफ लिबरल या लेबर गवर्नमेंट, सेम नाम है। सही, लिबरल, उनके आइडियाज लिबरल है। लिबरल गवर्नमेंट इसलिए इसको कहा जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स वगैरह की बात करते हैं। ठीक है, वो आज़ादी की बात करते हैं कि एवरी पर्सन इज फ्री। ठीक है, आज़ादी की बात कर रहा है। नो वन शुड बी स्लेव टू द ब्रिटिश एम्पायर। कॉलोनीज के खिलाफ भी ये है, इसी चीज के भी खिलाफ है। ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी, जस्टिस वगैरह इन चीजों की ये बात कर रही है। अब इलेक्शन में भी ये लोग जीत गए, तो इसलिए ये यकीनी था कि रिफॉर्म्स आएंगे, और ये भी इसके बैकग्राउंड में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ गए, जिसमें ज्यादातर इसी 1909 के एक्ट से ज्यादातर मुसलमान खुश रहे। सही है, क्योंकि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। और इसलिए ये हर पेपर में आता है, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट वाज अ ग्रेट स्टेप टुवर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा स्टेप था। जैसे ही मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दी गई, तो इट मींस उसको रिकॉग्नाइज किया कि मुस्लिम्स आर डिफरेंट नेशन। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यही है
कि ब्रिटिशर्स ने यही कबूल किया कि मुस्लिम्स वो एक नेशन है, जबकि इससे पहले तस्वुर नहीं था कि मुसलमान एक नेशन है। यही कहा जाता था कि ऑल इंडियंस आर वन नेशन, दे हैव सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, और सिंधी में भी हिंदू, सिंधी में भी मुस्लिम, सो दे आर वन नेशन। You cannot segregate Muslim Sindhi from Sindhi on the basis of religion. यही बात हो रही थी कि सब एक ही कौम है, बट जैसे ही मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है तो ये रिकॉग्नाइज हुआ ऑफिशियली तौर पर कि मुस्लिम्स आर डिफरेंट नेशन, दे आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदू, दे हैव डिफरेंट कल्चर वगैरह तमाम चीजें। और जब ये बात रिकॉग्नाइज हुई कि मुस्लिम आर a different nation, then struggle for Pakistan became easy। सही है, तो पाकिस्तान के लिए स्ट्रगल आसान हुआ, और इसी के बाद ही मजीद बात बनती 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 पाकिस्तान की तरफ आती है। तो इसलिए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी एक स्टेप था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि रिकॉग्नाइज हुआ मुस्लिम एज ए सेपरेट नेशन, इसलिए उसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे यही है कि इसमें क्या क्या की गई, इसमें क्या क्या बातें की गई, क्या क्या चीजें इस रिफॉर्म्स में दी गई यहाँ के लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसमें यह था, जो असेंबली थी उसकी तादाद बढ़ाई गई। देखो असेंबली हुआ करती थी सेंटर, जैसे असेंबली होती है ना, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली वगैरह, यह है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली समझो दिल्ली में है नेशनल असेंबली, जैसे हमारे इस्लामाबाद में भी है। इसी के नीचे असेंबली के नीचे सूबों में मुख्तलिफ प्रोविंशियल असेंबलीज आते हैं, हर सूबे के अपने अपने असेंबली। सही है, फिर सेंटर में आपके पास एक असेंबली, तो ये है पीए, प्रोविंशियल असेंबली। सही है, जो सूबे के अंदर असेंबली। सेंटर में एक आपके पास है नेशनल असेंबली, लेकिन उस नेशनल असेंबली का नाम था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, CLA। ये मैंने यहाँ पर लिखा है, यह है सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या असेंबली, ठीक है, असेंबली भी कह सकते हो। तो वहां पर पहले जो था 1892 का जो मैंने कहा एक्ट आया था, उस दौरान यहाँ के मेंबर्स थे 16। कब थे? यहाँ से पहले जो रिफॉर्म्स आए थे 1892 में, तो यहाँ पर 92 में इनकी तादाद थी 16। अभी ये 1909 का एक्ट आया तो यह आबादी वह जो मेंबर्स थे उनकी तादाद बढ़ाकर 60 कर दी, 16 से अब हो गई यह आबादी सीटें 60। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बम्बई, यूपी, ये सूबाई असेंबली आती, तो उसके जो मेंबर्स थे उनकी तादाद 50 कर दी गई, जबकि इससे पहले कम थी इनकी तादाद। पंजाब, बर्मा भी हमारे साथ था, अभी हमारे साथ था, मतलब पूरे इंडिया में। अब तो पाकिस्तान भी अलग है, बर्मा भी अलग है, हिंदुस्तान भी अलग है, अब ये एक अलग मुल्क है। उस दौरान हिंदुस्तान का ये सूबा हुआ करता था। 1935 में बर्मा अलग हो गए, जिसे म्यांमार हम कहते हैं। ठीक है, म्यांमार आपने सुना होगा, जहाँ पर मुसलमानों के साथ बहुत तशद्दुद किया गया था। तो उनकी जो सीटें थी सूबाई असेंबली की, उसकी 30-30 कर दी गई, सेंटर की 60 कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60। बाकी सूबों की भी बढ़ा दी गई, जिसमें से इन सूबों की 50 रख दी गई और इनकी 30 हुई। ठीक है, द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस वर टू हैव 4 कैटेगरीज। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ किस्म के थे लोग जो थे। ठीक है, इसमें एक्स ऑफिशियल मेंबर्स भी थे इसी असेंबली में, जो मेंबर्स है या और सूबाई असेंबलियों में, मतलब वो लोग जो रिटायर हुए, जो सरकारी लोग थे अब रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, वो मेंबर्स भी इसके साथ थे। इसमें खास तौर पर वायसराय या गवर्नर जनरल, और इसके साथ वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल था। सही है, वायसराय और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसको कहा जाता था वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो इसमें क्या होता था कि वायसराय प्लस उसके साथ और भी मिनिस्टर थे, जैसे कि उसमें होम मिनिस्टर, मैं एच से लिखता हूँ, होम मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर,
पब्लिक वर्क के लिए मिनिस्टर था, ऑफिस। पब्लिक वर्क PW। इसी में आपके पास था रेवेन्यू के लिए मिनिस्टर, R से मैं लिखता हूँ। इसी में आपके पास था फाइनेंस मिनिस्टर, सही है, और लॉ मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, ठीक है। इनका काम था इम्प्लीमेंटेशन। एग्जीक्यूटिव का मतलब है जो पॉलिसीज को या कवानीन को इम्प्लीमेंट करे थ्रू द यूज ऑफ फोर्स वगैरह। तो हर मुल्क में यह होता है कि एक असेंबली होती है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, सही है, और एक जुडिशरी होती है। ये तीन पिलर्स है हर मुल्क का, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली हमने, इनका काम है कवानीन बनाना। हर मुल्क में यही होता है, ये कानून बनाते हैं। और कौन कानून बनाते हैं? अगर जमहूरियत है तो वही लोग बनाएंगे जो आवाम ने जिसे इलेक्ट किया। मिनिस्टर हो गए ना, MNAs, तो ये आवाम ने या भेजे MNAs, बहुत सारे MNAs आए, वो कवानीन बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव कौन है? इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है या सदर होगा, और उसके नीचे डिफरेंट वजीर होंगे, फॉरेन मिनिस्टर वगैरह, ये तमाम। जो जमहूरियत है वो भी या असेंबली से ही ये लोग इलेक्ट होकर या आ जाते हैं, जिसके हाथ में ज्यादा पावर होता है। ये जितने भी कवानीन इन्होंने बना दिए, इस कवानीन पर अमल दरामद करना प्राइम मिनिस्टर और उनके टीम का काम है। अदालत का काम है जस्टिस करना। अगर कोई आइन तोड़े तो उसी को जवाबदेह किया जाता है थ्रू जुडिशरी। जुडिशरी फिर सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से सिस्टम भी यहाँ आ रहा था कि इसमें एग्जीक्यूटिव जैसे प्राइम मिनिस्टर का काम है। अच्छा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का काम है आ, किसी स्टेट में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है उनके वजीरों के साथ, इसी तरीके से वायसराय के साथ ये वजीर हुआ करते थे, और वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते थे। बनाते कानून कौन? यही 60 बंदे, यही सूबे के अंदर एग्जीक्यूटिव गवर्नर के पास था, सेंटर में एग्जीक्यूटिव वायसराय और उसके टीम के पास था। तो इसमें यह हुआ कि पहली दफा बाकी सारे पहले अंग्रेज थे, ये जितने भी डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, ये सारे के सारे एग्जीक्यूटिव में अंग्रेज हुआ करते थे। अब क्या हुआ कि पहली दफा यहाँ पर एक तो लॉ मिनिस्टर इंडियन रहा, ये आगे भी ये पॉइंट आएंगे। और फिर ये जितने भी इसके साथ ये मेंबर्स थे, ये सब सारे रिटायर लोग थे। PW, फाइनेंस मिनिस्टर, ये जितने भी वायसराय के टीम थे, जैसे प्राइम मिनिस्टर के साथ वो टीम होता है सेम टू सेम, ये सब रिटायर ऑफिशियल्स हुआ करते थे। फिर नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर, ये भी इसमें हुआ करते थे, ये असेंबली में हुआ करते थे। ये जो 60 है, 60 में 28 बंदे सरकारी थे जो वायसराय उसको अपॉइंट करते थे। समझो ये इलेक्शन से नहीं आए, ये सेलेक्ट होके आए। यही नॉमिनेटेड, कुछ नॉमिनेटेड थे, नॉमिनेटेड कुछ नॉन नॉमिनेटेड थे। तो ये नॉन नॉमिनेटेड जो ऑफिशियल मेंबर है ये 28 थे। फिर नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर, कुछ वही लोग भी थे इंडियंस जो वायसराय उसे यहाँ पर उसे सेलेक्ट करता था। समझो 28 है सारे सरकारी, रह गए 32 गैर सरकारी, दोनों को मिला दो 60 बनते हैं। अब इसी 32 के अंदर ये सारे इंडियंस थे, नंबर एक, सही है, इंडियंस है, प्लस ये सारे नॉन ऑफिशियल है, मतलब इन्होंने सरकार में कोई मतलब जॉब नहीं किया इन्होंने, जबकि 28 पहले से ये जॉब भी कर रहे हैं, अब भी जॉब में है। अब ये जो नॉन ऑफिशियल्स थे इंडियन, इसी में 32 में से 5 वो वायसराय अपॉइंट करता था। नॉमिनेट मींस अपॉइंट करता था, तो 28 प्लस 5 ये वायसराय उसे सेलेक्ट करता था। समझो ये इलेक्शन से नहीं आए, ये 5 तो इंडियंस है, गैर सरकारी है, ये सारे सरकारी है। इसी तरीके से नॉमिनेटेड, नॉन ऑफिशियल, फिर आपके पास इलेक्टेड, बाकी जो बच गए 27,
वो थे इलेक्टेड लोग। अवाम उसको इलेक्ट करते थे, लेकिन डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते थे, इनडायरेक्ट वो किसी और लोगों को इलेक्ट करते थे। तो इस तरीके से ये इलेक्टेड आपके पास थे 27 इलेक्टेड, सही है। और ये आपके पास 28 जो थे वो सारे सरकारी, सही है। 5 सरकारी नहीं थे, लेकिन वायसराय उसको नॉमिनेट करता था। तो इस तरीके से सिस्टम चलता था अंग्रेजों का। अच्छा, अगर टाइम पूरा हो रहा है ना, तो फिर इसके बाद दोबारा इसी लिंक पे आप लोगों ने आना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पहले कोशिश करते हैं पूरा हो जाए। तो अगर समझ नहीं आ रही तो दोबारा आप इसको कॉल कर देखिएगा, इंशाल्लाह समझ आएगी। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, इस यही बात है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अभी मजीद इसमें ऐसे बातें हैं कि द इलेक्टेड मेंबर वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। सो जो जितने भी इलेक्टेड लोग थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे। मतलब ये तक कि उसमें शर्त यह तक कि पढ़े लिखे लोग हो, तो यूनिवर्सिटियों के अंदर इलेक्शन होता था, वहां पर प्रोफेसर प्रोफेसर ही इलेक्ट होते थे, ठीक है। इसी तरीके से लैंडलॉर्ड की अपनी तंजीम होती थी, वडेरों वगैरह की। बिजनेसमैन की अपनी तंजीमें थी। लोकल गवर्नमेंट के सेटअप था जहां पर सरकारी लोग होते थे। तो ये सब इस तरीके से उनके बीच में इलेक्शन होती थी, सही है। वो इलेक्शन कराते थे और वहां से लोग आते थे, वो इस सूबाई असेंबली में बैठते थे। इसी तरह यहाँ से जो लोग चुन कर आए वो सूबाई असेंबली में आए। फिर सूबाई असेंबली में इलेक्शन होती थी, वहां से बीच में से बंदे इलेक्ट होते थे, वो जाकर नेशनल असेंबली में आते थे। लगे बंदा का, सही। तो इस तरीके से ये इनडायरेक्टली है। अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अवाम इलेक्ट करते हैं अपने एमएनएस को। पहले क्या थे अवाम, इसमें गरीब अवाम तो थे ही नहीं। सबके पास पैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी होना चाहिए, तालीम होना चाहिए, और यही इदारे थे। यूनिवर्सिटी वगैरह से इलेक्ट होते थे, फिर सूबाई असेंबली में लोग जाते थे, फिर वहां से इलेक्शन होती थी नेशनल असेंबली। जबकि आजकल पाकिस्तान में ये काम यहाँ पर अवाम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, ये और सूबाई असेंबली के लिए डायरेक्ट लोगों को अपने बीच में से ही इलेक्ट करते हैं। तो उस दौरान था इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, ये बात जहन में याद रखिएगा। दूसरी बात, इलेक्टेड मेंबर्स वर टू फॉर्म, वही है लोकल बॉडीज है, चैम्बर्स, यही बात मैं आप लोगों को कर रहा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स वगैरह, बिजनेसमैन लोग थे इसमें, लैंडलॉर्ड लोग थे, यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे लोग, ट्रेडर्स यूनियंस, वही लोग आते थे। फिर मुस्लिम्स के लिए वगैरह उनके लिए स्पेशल सीटें में थे। इन द प्रोविंशियल काउंसिल्स नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वर इन मेजोरिटी, ये बात है। सेंट्रल में क्या है कि उसमें भी नॉन ऑफिशियल क्या थे, वो मेजोरिटी में थे, सुबह में भी मेजोरिटी